नमस्कार। आज 22 अप्रैल 2020 है। आज भी BA 6 सेमेस्टर का जो BSS 322 है उसका 5वां यूनिट है। उसका टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति का आज परिणाम देखेंगे कि क्या रिजल्ट हुआ 1857 की क्रांति का। तात्कालिक परिणाम क्या हुआ और दूरगामी परिणाम क्या हुआ है इसको आज हम देखेंगे और इसके ऊपर ही आज बात करने वाले हैं हम। 1857 का जो विद्रोह वो भारतीय इतिहास की एक युग परिवर्तनकारी घटना मानी जाती है और यह एक युग की समाप्ति और एक नए युग का प्रारंभ भी थी, ऐसा लोग मानते हैं। इसके द्वारा शासकीय ढांचों में आधारभूत परिवर्तन हुआ। संवैधानिक दृष्टि से मुगल जो साम्राज्य था वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया और भारत में 100 वर्षों से शासन करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की भी समाप्ति हो गई। यानी दो चीज़ हुआ, मुगल साम्राज्य का अंत भी हो गया और जो 100 साल से ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी उसकी भी समाप्ति हो गई। और भारत में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया यानी ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन स्थापित हो गया। शीघ्र ही यह परिवर्तन 1858 में बेहतर सरकार चलाने के लिए एक अधिनियम और महारानी विक्टोरिया की घोषणा के रूप में प्रकट हुआ। 1857 की क्रांति के परिणाम अगर हम देखें तो सबसे पहला इसका परिणाम होगा भारत सरकार अधिनियम 1858 जो 2 अगस्त 1858 को पारित हुआ था। इसमें पहला इसमें प्रावधान था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके और भारत में सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित किया जाए। यानी भारत में जो 100 सालों से ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी उसके शासन को अब समाप्त किया जाए और ब्रिटेन का क्राउन जो है, ब्रिटेन की महारानी, वो सीधे शासन का संचालन करें भारत के लिए। दूसरी इसकी शर्त थी, दूसरा प्रावधान था गवर्नर जनरल जो था उसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही था। ये तो थी 1858 की भारत सरकार अधिनियम 1858। अब दूसरी चीज़ थी महारानी विक्टोरिया की घोषणा जो 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पढ़ा था। इसकी कुछ प्रमुख बातें क्या थी, जैसे भारतीय प्रजा को साम्राज्य के अन्य भागों में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा के समान ही माना जाएगा। यानी भारतीय प्रजा को उतना ही अधिकार होगा जितना ब्रिटेन की प्रजा को था। यानी भारत की प्रजा भी समान मानी जाएगी ब्रिटेन की प्रजा की। दूसरा इसमें था कि भारत के लोगों के साथ सरकारी नौकरियों में लिंग, शिक्षा, धर्म, जाति, भाषा, समुदाय के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना था। ये महारानी विक्टोरिया की घोषणा की दूसरी बात थी। यानी भारतीय लोगों को लोक सेवाओं में अपनी शिक्षा, योग्यता और विशेषज्ञता के आधार पर स्वतंत्र और निष्पक्ष भर्ती में मूल वंश, लिंग, धर्म तथा निवास स्थान के स्थान पे कोई भी विभेद नहीं किया जाना था, ऐसा कहा गया था महारानी विक्टोरिया की घोषणा में। तीसरा था, जो सबसे बड़ी बात थी, ये जो अधिकार मिला भारतीयों को, भारतीयों ने इसको अधिकारों का मैगना काटा कहा। और चौथी जो इसमें बात थी कि अंग्रेज अब सीमा विस्तार नहीं करेंगे, यानी नए राज्यों को विजित नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो सिद्धांत था, यानी व्यक्तिगत का सिद्धांत या हड़प नीति, उसको भी अंग्रेज पूर्णतः त्याग देंगे। यानी अब सीमा विस्तार भी नहीं करेंगे और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत किसी रियासत को मिलाएंगे नहीं। कनिंघम ने इसके बारे में कहा कि यह परिवर्तन औपचारिक था, वास्तविक नहीं। इसका मतलब था कि ये सिर्फ कहा गया था, इसको कभी
अमल में नहीं लाया गया। दूसरे जो विचारक हैं उनका नाम है हेनरी रॉलिंसन। उन्होंने कहा इस परिवर्तन का एक बड़ा परिणाम बस नाम का परिवर्तन होगा और कुछ नहीं, बस नामों में बदलाव हो गया, लेकिन वास्तविक सत्ता के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं हुआ। ये तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई, 1858 का भारत सरकार अधिनियम और दूसरा महारानी विक्टोरिया की घोषणा जो 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा गया था। बात करेंगे सेना में क्या बदलाव किया गया। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना का पुनर्गठन किया गया और उनके द्वारा एक कमीशन लाया गया जिसका नाम था पील कमीशन। इसकी रिपोर्ट पे सेना में भारतीयों की तुलना में यूरोपीय की संख्या जो है उसका अनुपात बढ़ा दिया गया था। जैसे बंगाल में 1 संबंधी 2 कर दिया गया था और बम्बई में 2 संबंधी 5 कर दिया गया था। एक दूसरा कमीशन बैठाया गया था जिसका नाम था रॉयल कमीशन। ये बड़ी कुटिलता से इस कमीशन के अंतर्गत फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए सेना के रेजिमेंट में जाति, समुदाय एवं धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया था। यानी रेजिमेंट को धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे और समुदाय के आधार पर विभाजित करके फूट डालो और राज करो की नीति का पालन अंग्रेजों ने किया। अब और क्या परिणाम हुए 1857 की क्रांति के बाद? तो लॉर्ड कैनिंग ने कई संवैधानिक बदलाव किए भारत में। जैसे पहला बदलाव किया 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, दूसरा बदलाव था 1861 का हाई कोर्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, और तीसरा था 1861 का इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। ये 3 संवैधानिक बदलाव 1857 की क्रांति के बाद तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने किया था। अब भारतीय रियासतों के प्रति क्या नीति थी अंग्रेजों की? तो भारतीय रियासतों के प्रति अंग्रेजों ने दंड और पुरस्कार की नीति का पालन किया। दंड किसको दिया? जिन रियासतों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में भाग लिया था उनको दंडित किया गया, और जिन रियासतों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था उनको पुरस्कृत किया गया। उनमें कौन कौन सी रियासतें थीं? जैसे हैदराबाद का निज़ाम, ग्वालियर का सिंधिया, भोपाल का शासक, नेपाल का राणा, पटियाला, जिंद और कपूरथला के शासकों को पुरस्कृत किया गया था, क्योंकि अंग्रेजों का इन्होंने 1857 के विद्रोह को दबाने में मदद किया था। और जिन भी शासकों ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का विरोध किया था या उनके विरुद्ध विद्रोह किया था उनको दंडित किया गया। झांसी, कानपुर, लखनऊ, आरा, दिल्ली, मेरठ, ये जो तमाम जगह थे यहाँ के शासकों को दंडित किया गया था। अब अंग्रेज़ों ने एक और नीति बड़ी मजबूती से लागू करने का प्रयास किया भारत में, वो थी बांटो और राज करो की नीति। यानी हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग बांट करके और राज करने की नीति। इसमें क्योंकि अंग्रेज़ों को ये इस बात का एहसास हो गया था कि जो 1857 का विद्रोह था उसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिला करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो अंग्रेज़ों को ये लगा कि इन दोनों को बांटना चाहिए, तो उन्होंने हिंदुओं के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखा और मुसलमानों के प्रति दमनकारी नीति का पालन किया इस बांटो और राज करो की नीति के तहत। दूसरी बात करते हैं कि अंग्रेज़ों ने की नीति में एक और बदलाव आया कि अंग्रेज़ों ने भारत में नस्लीय भेदभाव की नीति शुरू की। ये नस्लीय भेदभाव की नीति जो थी वो गोरी चमड़ी जो है, गोरी चमड़ी की श्रेष्ठता पर आधारित थी, और उन्होंने गोरी चमड़ी का ढकोसला करना शुरू किया। वो नेटिव शब्द प्रयोग करते थे जो केवल गैर यूरोपीय और एशियावासियों के लिए था, और उन्होंने वाइट मैन्स बर्डन जो था, जिसको बाद में रुडयार्ड किपलिंग ने एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया था, वाइट मैन्स बर्डन को पुख्ता करने के लिए नए नए जो है कि बातें करना शुरू किया और भारतीयों को नीचा दिखाने का प्रयास किया। और ये था 1857 के विद्रोह का परिणाम। इन परिणामों में हम देखेंगे कि भारत के हर क्षेत्र में बदलाव हुआ। अंग्रेज़ों ने 1857 के बाद भारत में सामाजिक सुधारों में भाग लेना लगभग छोड़ दिया था। अब 1857 से पहले देखिए तो सती प्रथा,
नर बलि प्रथा, शिशु बालिका वध को बंद करना, दास प्रथा, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता। अंग्रेजों ने तमाम सामाजिक सुधारों में भाग लिया था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद भारत में अंग्रेजों ने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में कम से कम हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, क्योंकि उनको लगा कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण था 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति में सेना के पुनर्गठन में बदलाव किया गया, दंड पुरस्कार की नीति अपनाई गई, 1858 भारत सरकार अधिनियम लाया गया, महारानी की घोषणा पत्र, ये तमाम बदलाव हुए भारत में। और भारत में जो सबसे बड़ा बदलाव था वो ढांचागत बदलाव था। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पे अब ब्रिटिश सरकार यहाँ का शासन देखने वाली थी। और हम देखेंगे 1857 के बाद बहुत सारे प्रशासनिक बदलाव भारत में हुए, सिविल सेवा को लेकर खास करके। तो आज का टॉपिक था 1857 की क्रांति के परिणाम। अगर इसमें आपको कोई समस्या हो तो आप मैसेज करिए और उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।